तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम स्ट्रेटेजी में। और मैं एक बार फिर से आपके बिहार बोर्ड 2026 को टारगेट को ध्यान में रखते हुए फिर से साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू का थर्ड सेट लेके सामने आया हूँ। तो आज हम लोग आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करने वाले होंगे। हो सकता है उनमें कुछ क्वेश्चन पहले के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक बार उनका फिर से रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। और मेरी बात माने तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके एमसीक्यू के नंबर कहीं जाने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेट थ्री का पहला क्वेश्चन। तो आपके आज के सेट थ्री का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ये आपका पहले पुराना वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग फिजी से आगे बढ़ते हैं। अवतन दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। अवतन दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की दर्पण केंद्र फोकस, तो ये होता है आपका वक्रता त्रिज्या और ये है आपका फोकस। तो फोकस अप्रोक्सीमेट जो होता है आपके आर का वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर 2 × आर। तो इसमें जो भी संबंध है कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी का बात कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितना होता है। तो अगर फोकस दूरी का बात करेगा यानी वो एलएचएस में है तो आपका जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा वो उसके आधी हो जाएगी। दोस्तों ये क्या हो जाएगी, उसकी आधी। 2R जो था वो आपके टेस्टिंग के लिए था, जो कि सही नहीं है। अब तक हमने नोटिस कर लिया होगा। और अगर आपके बन की आवाज़ सुन पा रहा हूँ तो F जो होगा आपका R/2 के बराबर होगा, यानी कि आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वो लेंस जो प्रकाश के सारी किरणों को एक जगह ऐसे समेट देता है। तो ये जिम्मेवारी है आपका उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस। और ये अगर अपसारी होता तो हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, एक जगह आने नहीं देता। तो अभिसारी है तो उत्तल लेंस। स्पष्ट पृष्ठ की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी LD/V। ये भी पहले का रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये है आपका 25, हड़बड़ी में देखिए अभी मेकर हो जाने वाला था, तो ध्यान रखना इस बात को। 25 सेंटीमीटर हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हुए निखुर निकट बिंदु भी कहा जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस के रिपीटिशन को देख करके आपको बोर नहीं होना है, बल्कि आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि क्वेश्चंस इजी हो रहे हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो जो हमको कई दफा मिलने वाले क्वेश्चन है वो आपको पहले से याद है। तो इस बात की थोड़ी खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन रिवीजन रुकना नहीं है तब तक जब तक कि एग्जाम आपका हो नहीं जाता है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में ये लेंस है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, यही पाया जाता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर यानी कि भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि किया गया कार्य प्रति कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने में, यानी वर्क का जो होता है जूल होता है और कूलम का होता है का C। तो जूल प्रति कूलम, जूल पर कूलम, जिसको हम लोग कहते हैं जूल वाट एम्पियर या वोल्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। ओके। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक है आपका, विद्युत शक्ति का शक्ति यानी कि पावर, पावर यानी कि वाट, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है वाट। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन के अरेंजमेंट पे आप थोड़ा नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लोग इतना टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन को प्रॉपरली अरेंज करके आप समझो। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि चाहे अरेंजमेंट सुंदर ना दिखे लेकिन मटेरियल आपके पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 8 कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है। डायनेमो कहीं कहीं पर ये जलित्र के नाम से, जलित्र के नाम से भी मिलेगा। तो ये आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको विद्युत द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो ओम का नियम कहता है कि V बराबर I/R। जब R बराबर करेंगे तो I जो है वो मल्टीप्लीकेशन से LHS में आकर डिवीजन में चला जाएगा, तो V/R, V/I, ये क्या हो जाएगा V/I, V/I। तो R बराबर जो हो जाएगा V/I।
इसके बाद स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ पे टूटने के बाद ये 7 रंगों में बिखर जाती है, वी से लेकर के आर तक में। वी आई बी जी वाई ओ आर, बैनी आ पीना ला। तो ये जो बैनी आ पीनाला है या बैगानी आ पीनाला है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है और हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये हमें प्रिज्म से प्राप्त होता है। ये हमें किससे प्राप्त होता है, प्रिज्म से। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि वस्तु को नजदीक रखना पड़ेगा, दर्पण हमारा नजदीक होना चाहिए ताकि बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यह दर्पण जिसमें नजदीक वस्तु रखने पे बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी कि केस नंबर हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन का री डायग्राम पे टेस्ट नंबर 6, जिसमें वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा गया था, जिसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। और ये जो दर्पण है वो अवतल है, दर्पण जो है वो अवतल है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अद्यम अपवर्तनांक का माध्य क्या होता है, अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन जब होता है, जब अपवर्तन होता है तो आई और आर का जो अनुपात होता है, आई का और आर, साइन के आई का और साइन के आर का जो अनुपात होता है, इसको हम लोग म्यू कहते हैं। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, ये एक अचर पद नहीं, तो कोई मात्रक नहीं होता। तो अब माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और अलग यार तो लिखा है, आप देख सकते हैं 19, 21 और 23, और आज इस पे 26 रुपये हो सकता है कि शायद आ जाए। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे, जो कहता है कि 1 वोल्ट कितना कहा जाता है, 1 वोल्ट किसे कहेंगे। तो 1 वोल्ट की बात कर रहा है बच्चों, 1 वोल्ट। तो वोल्ट जो होता है वो ए जूल बटा 1 कुलम, यानी भी डब्ल्यू अपॉन क्यू। 1 वोल्ट यानी 1 जूल बटा 1 कुलम को कहा जाएगा। तो 1 जूल प्रति सेकेंड, ना 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 ना, 1 जूल प्रति एम्पीयर, 1 जूल प्रति कूलम। ये आपका सभी जवाब है। श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम, यानी खतरे का निशान जो दूर तक तावलकर से भी जो कम बिखरे, वो होता है लाल। जो आपके सबसे कम जिसका विचलन कोण भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिज्म में आप देख सकते हो ये इस प्रकार से ऐसे हमें जब दिखता है, तो जो सबसे ऊपर की किरण है, ये जिसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं, ये आर होता है। इसका ही सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे दूर तक ट्रैवल करता है, खतरे का निशान होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा उत्पन्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, किससे हमें करंट मिलता है, तो सर जनरेटर है। जनरेटर से हमें करंट मिलता है, गैल्वेनोमीटर को चेक करते हैं उपस्थिति विद्युत धारा की, अमीटर से मापा जाता है। और मोटर को खुद विद्युत धारा चाहिए ताकि वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल सके, तो इसका सही उत्तर जनरेटर। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता को क्या कहा जाता है। लेंस यानी की क्षमता जो होती है वो इसका व्युत्क्रम होता है, तो पी बराबर 1/f, 1/m मतलब 1/मीटर, यानी पर मीटर, जिसको हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके फिजिक्स से 17 रिक्विजिट क्वेश्चन पीवाईक्यू कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। केमिस्ट्री का पहला सवाल ही आपका मजेदार है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पर संगमरमर पूछेगा या चौथ पूछेगा, जिसको खड़िया भी कहा जाता है, चौक या खड़िया भी कहा जाता है, या मार्बल भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, मार्बल जिसको संगमरमर भी कह रहे हैं। और ये सब एक ही चीजें हैं। लाइमस्टोन भी कहा जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें से कौन उपधातु है, तो उपधातु में सबसे फेमस उपधातु है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसी लिस्ट में एक और है एंटीमनी। इन सातों में से सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कॉपर, आयरन और निकल नहीं है। एंटीमनी एक मिश्र धातु है। इसके अलावा सिलिकॉन और जर्मेनियम फेमस उप धातु है, सॉरी मिश्र धातु नहीं, उप धातु है। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 कहता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से यदि कम होता है तो एसिड, 7 से ज्यादा होता है तो बेस,
यानी कि अम्लीय विलयन है तो 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन 7, क्योंकि H प्लस और OH माइनस बराबर आ जाते हैं, तो 7 होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव, हमने कल ही इसका जिक्र किया था कि कमरे के ताप पर अधातु होता है तो ब्रोमीन बोलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अगर धातु कहता है तो पारा कहा जाता है। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करेंगे। सबसे कठोर प्रवृत्ति पदार्थ कौन है, तो हीरा। सोना, लोहा, चांदी कठोर है, बट प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वो है तेरा, जो कार्बन का ही एक अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। 24 कहता है कि पीतल क्या है, किस किस के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। तो हालांकि ऑप्शन में किस किस का नहीं पूछा है बस ये है क्या। तो इस प्रकार का कोई परमाणु संख्या वाला था तो आपने पढ़ा नहीं है। तो यह एक मिश्र धातु है, और ये न धातु है, न अधातु है, न उपधातु है, यह एक मिश्र धातु है, और इसमें कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है इनमें से, तो कल ही जिक्र हुआ था मीथेन, जिसका फॉर्मूला सिंबल CH4 होता है। मीथेन ही सरलतम हाइड्रोकार्बन। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग को हम लोग कहते हैं अम्लीय, क्षारीय, अक्रिय, मिश्र धातु, क्षारीय धातु कहा जाता है। जो समूह संख्या का विवेक है, प्रथम वर्ग है, उसको क्षारीय धातु कहते हैं। जो H, Li, Na, K, Rb, CS और Fr, जिसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, हलीना का रन से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपके आवर्त सारणी प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है। क्षारीय मध्य धातु ग्रुप 2 को कहा जाता है, जिसमें बेरिलियम, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, जो कहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडॉन। ये आपका है बेटा बांगे कारस्पटर, बाप राजी। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कहता है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। 18 वर्ग, तो मैंने उदग्र स्तंभ की बात करना है ऐसे करके, तो 1 2 3 से कहा जाता है, 18 तक जाता है। इसमें अक्रिय कैसे होती है। कौन विजातीय यौगिक है, यानी इसमें से चुनना है, ऑड वन आउट करना है, लिखा भी है ऑड वन आउट। चूना पत्थर, तो इसको हम लोग CaCO3 कहते थे। खड़िया, जिसको चौक कहते हैं, ये भी COC3 है। संगमरमर, जिसको हम लोग मार्बल के नाम से जानते हैं, ये भी CaCO3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपका डॉक्टर लोग प्लास्टर वगैरह करने में यूज करता है, सीलिंग का फूल वगैरह डिजाइनिंग करने में यूज करता है, जिसको पानी से दूर रखने की सलाह दी जाती है, पैकेट में रहता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको POP कहते हैं, जो जिप्सम से बनाया जाता है। तो ये आपका तीनों से भिन्न है, इसीलिए सही जवाब ये ऑड वन आउट है। लोहे की परमाणु संख्या आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में, भी पिछले क्लास में। फ्रिकोनी को याद करने का तरीका है 26, 27, 28। ये ग्रुप इसलिए भी इनके चुंबक बनाए जाते हैं, ये चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका सही जवाब है आयरन, लोहे का परमाणु संख्या 26। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3COH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मीठा इथेनोइक अम्ल है। ये आपका ग्लूकोज है, यही आपका चीनी है, यही जो है आपका चीनी है। तो सही जवाब है C12H22O11। सही जवाब है C12H22O11, C12H22O11। और ये आपका CH3CH जो मीठा नल है, तो ये अल्डिहाइड है। तो चीनी के लिए आपका ये है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन माने कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। तो ये उपचयन भी है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और एक तरीके से इसको ऊष्मा निकलती भी है, ये ऊष्मा छिपी भी है। यानी कि हमारा सही आंसर है B और C दोनों। हमारा सही आंसर है सॉरी A और C दोनों, यानी ऑप्शन नंबर D। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या नाम है, तो सर NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, मिटका सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और Na2CO3 आप पहले धोवन सोडा है, या धोबिया सोडा भी कहा जाता है। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब था NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सर H2SO4। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, ये सल्फ्यूरस अम्ल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 और सल्फ्यूरस का अम्ल का सूत्र H2SO3।
कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, और फ्लोरीन जिसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसको बकमिंस्टर फुलर के द्वारा बनाया, ऑब्जर्व किया गया था, खोजा गया था, लाया गया था, इसीलिए ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सेक्शन हमारा बायो का जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में किडनी जो है वो किससे संबंधित है? पोषण से तो हो नहीं सकता, क्योंकि किडनी माने बॉडी से वेस्ट निकालना, तो वेस्ट निकालने को कहते हैं उत्सर्ज, यानी हमारे उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? तो स्वपोषी पोषण यानी पौधे के खाना बनाने की प्रक्रिया, और पौधे खाना बनाने के लिए क्या चाहिए उनको? तो पौधे को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। तो इसका सही जवाब हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ओके, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 37, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से क्या बाहर निकलता है, किस से? तो सर जल से, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो जल से निकलता है। लाइट की उपस्थिति में प्रकाशीय विकिरण के पश्चात पहला चरण में H2O से ऑक्सीजन निकल के अलग हो जाता है, बाद में वो जुड़ करके ग्लूकोज बनाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। अगर ऐसा मैं कह दूं तो एक नज़र के लिए आपको भी लग जाए कि ये सही है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्होंने तक समझ लिया होगा कि ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो सही बात है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। घेंघा होता है आयोडीन की कमी से। घेंघा जो आयोडीन की कमी से होता है, मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। मोनोपोन ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है, और रतनदिन नाइट लाइटनेस की कमी से होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से बौनापन होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, बनाया जाता है। घेंघा होता है आयोडीन की कमी से। तो डायबिटीज इस होता है, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मधुमेह। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ऑप्शन से एक्स्ट्रा जानकारी है हमारे पास, क्वेश्चन से ज्यादा जानकारी है। कहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का भाग कौन है भाई? तो लैंगिक जनन के लिए जरूरी जो शुक्राणु पुरुषों में जैसे हैं वैसे पौधों में परागकण होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? सर फूलों में पाए जाते हैं, क्योंकि पत्ती, तना और जड़ को होता रही है, इसीलिए इसका सही जवाब फूल है। मानव में डायलिसिस की थैली किसे कहेंगे? नेफ्रॉन को कहेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन ही है जो डायलिसिस यानी कि ब्लड को छान करके वेस्ट तो बाहर निकालता है, यानी रक्त को साफ करता है। तो नेफ्रॉन है डायलिसिस। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, क्वेश्चन पहले मैं ऊपर ले लेता हूं। अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है लेमार्क, डार्विन, मेंडल या अरस्तु। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं मेंडल को, जॉन ग्रेगर मेंडल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 43, कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन जो होता है ये जो है, इसके ऊपर एक उभार आना, इसके टूटने के पहले इसमें एक और उभार आ जाना, इसी को कहा जाता है मुकुल, और इसी प्रक्रिया से प्रजनन की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। शॉर्ट में समझने का तरीका है। तो इसका सही जवाब है। अब यहाँ में विखंडन होता है। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो फूल का जो अंडाशय है ये ही फल बनाता है, ये आप याद रखिएगा। और उसके जो बीजाणु याद होता है वो बीज बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 45, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्वाइटर या ढेंगा किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। चीनी की कमी से तो पनपेगा नहीं। रक्त की कमी से ये ग्वाइटर नाम की बीमारी का कोई लेना देना है नहीं, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना? तो बहुत याद रखने योग्य जानकारी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मटर का पौधा इसका सही जवाब है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, एजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में। तो सर स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। अब तो इसके अगला क्वेश्चन है 49, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है, रक्त क्या है आप बताइए, इतनी देर में तो आप बता ही चुके होंगे। रक्त है एक प्रकार का कोशिका पदार्थ उत्तक। रक्त है उत्तक तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त क्या है? एक उत्तक है। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। पौधे में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए, भोजन का वहन फ्लोएम करता है। तो याद रखिएगा जल के वहन में कौन जिम्मेवार है? जाइलम।
तो मैं ये बता दूं एक और एक्स्ट्रा जानकारी इस वाले क्वेश्चन में। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो था आपका, ओजोन परत जिसमें पाए जाते हैं, ओजोन परत से एक और चीज जुड़ी हुई कि यूवी किरणें जो पृथ्वी की तरफ आती है, जिनसे हमें स्किन कैंसर और मार्बल के क्षरण वगैरह का नुकसान देखने मिलता है, ये ये ओजोन परत है जो इनको रोक रहा है। तो इसीलिए ओजोन परत को बचाना भी जरूरी है। और ओजोन परत को मुख्य रूप से नुकसान सीएफसी जैसी गैसों से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों से हो रहा है। और आज हमने अपने सेट 3 का कुछ क्वेश्चन जो और इसमें भी रिपीट हुए 1-2 वाले, उनके साथ सेट 3 में कुछ नए क्वेश्चन का हमने इसे कंप्लीट किया। और उम्मीद है कि आप को यह वीडियो पसंद आ रही होगी, और आपको अगर पसंद आ रही है तो और बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचाए, ताकि सारे बच्चे इनका पूर्ण रूप से फायदा उठा सके और हमारी मेहनत सार्थक हो सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।